गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 6 जो पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि जैव विविधता। आज ये जैव विविधता पर हमारी तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले हमने जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की 2 वीडियोस बनाई हैं। आज की इस वीडियो में स्पेशली जैव विविधता पर आधारित जो क्वेश्चन हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनकी वीडियो होगी। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? यूपी पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट आवासीय प्रदूषण, सेकंड है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, थर्ड दिया है अत्यधिक दोहन और नंबर 4 दिया है इसमें डी आवासीय विनाश। आवासीय विनाश जो विभिन्न पेड़ पौधे या प्राणी होंगे, प्राणियों का जो हैबिटाट होता है आवास, हम जब उनका विनाश करते हुए जा रहे हैं, यह जैव विविधता का सबसे एक कम होने का प्रमुख कारण है। देखना, अगर बात करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता हम किसे कहेंगे? किसी एक निश्चित स्थान पर वनस्पति और जीव जंतुओं की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। मान लीजिए इस स्थान पर यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, कुछ वनीकरण यानी कि फॉरेस्ट्री, और यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, इसमें कुछ प्राणी रहते हैं, तो इन सब को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। और जैसे ही जैव विविधता अधिक होती जाएगी, जैव विविधता की संख्या अगर अधिक है बायोडाइवर्सिटी की, उसको हम हॉटस्पॉट या सघन जैव विविधता कहते हैं। तो इसके कम होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जैव विविधता यानी कि आवासीय विनाश, जो हम इसके आवास का विनाश करते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? देखना, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कि भोजन ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन है औषधि, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक उपयोग, फोर्थ इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? इकोसिस्टम, जहाँ पर पर्यावरण का जीव जंतुओं पर या पेड़ पौधे वनस्पति पर पड़ने वाला प्रभाव इकोसिस्टम कहलाता है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कि इसका निर्वहन करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। देखना, एआरओ में यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 मेंस में। तो क्या होती है जैव विविधता को परिभाषित कैसे? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में किसी पर्टिकुलर स्थान पर विभिन्न प्रजातियां, वो पेड़ पौधों की भी हो सकती हैं, वो वन्य जीव प्राणियों की भी हो सकती हैं। सेकंड ऑप्शन थे किसी पर्यावरण में रोजाना की मौसमी परिवर्तन, या थर्ड दिया है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, अलग अलग प्रजातियां जो स्पीसीज होंगी। इससे पहली वीडियो में हमने सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। दोनों वीडियो जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की बनी है, सिर्फ हम चैप्टर वाइज अब क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। नंबर 4 दिया है क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया है। देखना, टुंड्रा प्रदेशों में, शंकुधारी वनों में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सी ऑप्शन हो जाएगा, या फोर्थ दिया है शीतोष्ण। पहले हम समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते क्या है। देखना, जिनको हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ग्लोब पर, अगर पृथ्वी ग्लोब पर हम ये रेखा खींचते 0 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये तो भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसमें जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे हम कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा ये किस पर है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इनके जो बीच का क्षेत्र होगा, कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में भी 25 डिग्री अक्षांश तक, इसके जो बीच का क्षेत्र होगा, इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। ये ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, यानी कि इसको कहेंगे हिंदी में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उस कटिबंधीय क्षेत्र में जो यहाँ पर वन पाए जाते हैं, इसमें पूरे विश्व में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी इसमें सबसे अधिक है, जो इसमें देश पड़ेंगे, है ना। जैसे ब्राज़ील है, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, अमेजन घाटी को, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका इसी में आ जाएगा, इसी क्षेत्र में। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें परवाल भित्ति होती है? देखना, परवाल भित्ति क्या होती है? कोरल, इसको क्या कहेंगे? कोरल रीफ, CORAL, कोरल रीफ। परवाल भित्ति क्या होती है? समुद्र के अंदर कुछ जीव जंतु जैसे होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कहीं पर मलबा इकट्ठा उनका रहता है समुद्र के अंदर, जो गहरे समुद्र होंगे या छिछले, यहाँ पर कैल्शियम होता है इनमें, कैल्शियम।
तो इन जीवों की लगभग लंबाई आप 2 सेंटीमीटर तक मानिए, अधिकतम ये कितने 2 सेंटीमीटर तक होते हैं। तो एक जो कोरल जीव होते हैं दूसरे जीव को खा लेते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही कैल्शियम होता है और खुद भी वो कैल्शियम के होते हैं बने हुए, तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ये एक दीवार नुमा ऐसी वो बना लेते हैं। यहाँ पर भित्ति है ना, भित्ति बोलते हैं वाल को, कोरल रीफ, REEF रीफ, कोरल लीफ। यहाँ पर जब इकट्ठा होंगे तो इसे कोरल लीफ कहा जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में परवाल भित्तियाँ कोरल लीव्स हैं। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी गुजरात में, तीसरा है मन्नार की खाड़ी जो यहाँ पर श्रीलंका के पास होगी, भारत श्रीलंका, और एक है सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें ये पहले 3 हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार, यहाँ पर कोरल लीफ पाए जाते हैं यहाँ के समुद्र में या कहिए आप ओशियन में। तो इसका ए आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखना IAS प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसके क्वेश्चन साथ साथ नोट करते चलिए और रिवीजन करते रहिए। इससे पहले अगर 2 वीडियो आप देखना चाहें तो उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। IAS प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखना पहला क्वेश्चन क्या है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। बिल्कुल सही है, ये समुद्र में पाया जाता है। जैसे समुद्री घोड़ा कुछ इस टाइप से होगा, आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। ये क्या दिखाया गया, ड्यूगोंग। सेकेंड इसमें यह भारत में पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, पूरे समुद्र में नहीं पाया जाता है। तीसरा इसमें इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन, है ना, विविधीकरण संकर ये संरक्षण, है ना, विधिक संरक्षण, लीगल एक प्रोटेक्शन दी गई है, विधिक संरक्षण दिया गया। बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि इसका क्या सी आंसर आ जाएगा। तो नाम क्या है इसका, ड्यूगोंग। और ये प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1972 में, सन 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। देखना यूपी PCS प्री 2015 में और IAS प्री 2015 में क्वेश्चन दोनों एक ही वर्ष पूछे गए हैं, 2015 में, है ना। तो गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है विषाणु संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरिया, पहला वायरस दिया है, और थर्ड इसमें दिया है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। जैसे एक दुधारू पशु होते हैं उनको दर्द निवारक दवाई दी जाती है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो लगाते हैं, इसमें एक केमिकल होता है ये डिक्लोफिनेल सोडियम, ये नोट कर लेना आप, डिक्लोफिनेक या डिक्लोफिनेल सोडियम, इस नाम से साल्ट होता है एक सोडियम। ये जो साल्ट है ये केमिकल उनके अंदर चला जाता है, क्योंकि जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जो पशु है उनका मांस खाते हैं, तो उसके ऑक्सीटोसिन का अगर इंजेक्शन लगा हुआ होगा दुधारू पशु के, तो यानी कि डिक्लोफिनेल ये गिद्धों के अंदर चला जाएगा और उसमें वहाँ पर जो समस्या होती है उनको किडनी की रोग हो जाएगा। गिद्धों में जो एक किडनी का रोग होता है यानी कि वृक्क का रोग वो हो जाएगा, उससे मरने लगेंगे। तो यहाँ से गिद्ध बाहर जाने लगे थे भारत भूमि को छोड़कर दूसरे देशों में। तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देने से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो लगाते हैं उससे गिद्धों के अंदर ये केमिकल चला जाता है जब वो मांस का सेवन करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। और भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया कि गिद्धों की कमी क्यों हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन। मध्य प्रदेश PCS प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। IUCN फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा आप, इंटरनेशनल यूनियन, है ना, यूनियन कंजर्वेशन नेचर, NATURA नेचर। ये एक संस्था होती है, ये रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के पेज होते हैं। जैसे रेड डाटा बुक में 2 प्रकार के पेज, एक तो पिंक होंगे, देखना रेड डाटा बुक के पेज पिंक होते हैं गुलाबी रंग के, और दूसरे ग्रीन होंगे। ग्रीन पेज वाले को ग्रीन डाटा बुक भी कहते हैं। तो रेड डाटा बुक
जो रेड लिस्ट जारी करती है। पिंक पेपर पर उन प्राणियों का नाम लिखा जाएगा या उन वनस्पतियों का जो 50 वर्षों से नहीं देखे गए, 50 वर्षों से। जैसे गिद्ध है, अगर गिद्ध को 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, अब ये रेड डाटा बुक में लिखा जाता है इसका नाम, चूँकि जो अपने मूल निवास या मूल आवास पर नहीं पाए जाते प्राणी या पेड़ पौधे, वो रेड डाटा बुक में आते हैं। और जो पाए जाते हैं यानी कि जिनके विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, वो काफ़ी संख्या में उनकी बढ़ोतरी हो रही है, तो वो ग्रीन डाटा बुक में लिखते हैं, यानी कि ग्रीन पेज पर लिखते हैं। तो कौन जारी करता है इसको? IUCN अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पुंची वानर मकाक, इसको बोलते हैं लोयन टेल्ड मकाक, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? IAS प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखना 14 में वो पिछले वाला क्वेश्चन था, ये 13 में पूछा गया है। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दरअसल ये पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। इंडिया की अगर लोकेशन देखिए दक्षिणी भारत में, तो यहाँ पर क्या है, जैसे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है और यहाँ पर तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में मकाक पाया जाता है, यानी कि मकोक क्या हो गया, इसकी जो पूंछ होगी शेर जैसी होती है, शेर की पूंछ जैसा, इसलिए कहा गया लोयन टेल्ड, यानी कि शेर की पूंछ जैसे। बंदर को क्या कहेंगे? मकाक। क्वेश्चन ये भैया कि मकाक क्या है, किसकी प्रजाति? बंदर की, कपी की प्रजाति होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी यूपी लोअर PCS में क्वेश्चन आए हुए हैं 2002 में। फूलों की घाटी केरल, इसमें उत्तराखंड में चमोली में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ना? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ? उष्ण कटिबंधीय वर्षा। देखना उष्ण कटिबंधीय या ये ट्रॉपिकल जोन क्या होंगे? ट्रॉपिकल जोन में, जिसको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहेंगे। जो हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी की तो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को जो बीचों बीच से इक्वेटर लाइन 0 डिग्री 33.5 डिग्री है, 33.5 डिग्री है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगी, ये तो हो जाएगी क्या? कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इसके जो बीच का जो क्षेत्र होगा, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं पर बुक्स में ये 25 डिग्री भी लिखा हुआ, नीचे भी 25 कर देंगे। तो ये जो रेड इसमें दिखाया गया क्या है? ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक, यानी कि घने वन भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, और यहाँ पर विभिन्न वन्य जीव जो प्राणी होंगे, यानी कि जानवरों की विभिन्न प्रजाति पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इससे ऊपर टेम्परेट जोन हो जाएगा, उससे ऊपर फ्री जोन हो जाएगा, लेकिन बाद में कभी चर्चा करेंगे हम। अब तो केवल क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखना फिर से यूपी PCS 2012 में क्वेश्चन। तो सर्वाधिक कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उसमें पाई जाती है। तो ये किसमें? 2012 में PCS में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संघ ने किसे 2011 से 20 के लिए दशक घोषित किया? किस लिए दशक घोषित किया है ना? ये था जैव विविधता दशक, बायोडाइवर्सिटी डेकेड, डी आंसर आ जाएगा इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, यानी कि जो 10 वर्षों का हो, 2010 से 20 तक, यानी या लगा लो 11 से 20 तक, इसमें 11 वर्ष गिना जाएगा। तो 10 वर्षों का एक दशक हुआ करता है, और इसमें जैव विविधता दशक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 2013 में क्वेश्चन यूपी PCS में। देखना क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रोजेन ने किया था, सन 1985 में प्रयोग किया था। ये अमेरिकी एक पर्यावरणविद थे, रोजेन। वैसे तो इससे पहले रोनाल्ड कर चुके थे, लेकिन रोजेन ने इसका एक प्रस्तुतिकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्या है? पूर्वी हिमालयन, पूर्वी मध्य सागरीय, और यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखना जो बायोडाइवर्सिटी है भारत में कहाँ पर? पूर्वी हिमालय में। एक तो यहाँ पर पाई जाएगी, आप ये कलर चेंज कर लेते हैं। देखना ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ये इसमें हिमालय, नेपाल और ये भूटान का क्षेत्र, एक तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी। भारत और म्यांमार की जो सीमा है, एक यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। ये पश्चिमी घाट आ जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट, इसमें ये आ जाएंगे लगभग 5-6 राज्य, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर ये आ जाएगा कोंकण तट यानी कि गोवा, और फिर केरल आ जाएगा, और ये तमिलनाडु। इनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। या फिर कहिए कि पूर्वी हिमालयन, ट्रांस हिमालयन बोलते हैं इसे, ट्रांस हिमालयन में पाई जाएगी। ट्रांस हिमालयन में जो यानी कि नेपाल और भूटान से लगा हुआ क्षेत्र है इसमें, या फिर जो भारत में सबसे अधिक है, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पर। तो ऑप्शन क्या है? पूर्वी हिमालयन यानी कि ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालयन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है यहाँ पर।
वैसे तो घनत्व अगर देखें तो पश्चिमी घाट पर होता है, पश्चिमी घाट इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पीसीएस होता है तो राजस्थान में आरएएस 2008 में। क्या भारत में जैव विविधता ताप स्थान हॉट स्पॉट, जहाँ पर जिस स्थान पर जैव विविधता की डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, उसे हॉट स्पॉट कहेंगे। फिर तो ये कहाँ पर, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालयन और सुंदरवन का डेल्टा, पूर्वी हिमालयन और पश्चिमी घाट। आपको बताया था कि ये तो क्या क्षेत्र, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ये तो पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी हिमालयन में आ जाएगा। यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो किसमें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से समतल क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, यानी कि हॉट स्पॉट की बात कीजिए, वही आपको बताते हैं कि पश्चिमी घाट। वैसे तो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, इंडो बर्मा सीमा, इंडो बर्मा सीमा, इंडो म्यांमार सीमा। और वैसे सघनता अगर डेंसिटी देखें, ये शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में। केरल में सबसे अधिक सघनता पाई जाती है इसकी बायोडाइवर्सिटी की। ये किसमें, यूपी पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन देखना। आईएएस पीसीएस में हर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पर्यावरण वाला, उसमें भी जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल, तप्त स्थल का मतलब हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट्स, तो हॉट स्पॉट 4 होते हैं भारत में, तो सबसे अधिक कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, सी आंसर। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2013 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, यूपी यूडीएलडी 2010 में, यानी कि लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में सबसे अधिक क्षेत्र में है यहाँ, और अगर सबसे अधिक सघनता देखें वो पश्चिमी घाट पर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन आप नोट करते रहिए अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा ही इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं तो, क्योंकि रिविजन करके ही हमारा इसमें तब उद्धार हो सकता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट्स देखना। यूपी पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेंस का क्वेश्चन है 2012 का। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ए ऑप्शन तो है। विंध्यन पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है। पूर्वी हिमालयन और पश्चिमी घाट, ये जो आपको बताया ना कि ये पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, पश्चिमी घाट है ना। एक तो यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, और एक पाई जाएगी ये जो इधर हिमालय का, पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी की जहाँ पर सघनता ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट 4 पाए जाते हैं, एक तो ये, और दूसरा पश्चिमी घाट, एक तीसरा यहाँ पर हिमालयन हो जाएगा, और चौथा सुंदरवन का डेल्टा, जिसमें पश्चिम अंडमान निकोबार भी जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान, तो धनी स्थान कौन सा हो जाएगा, या घनापन जहाँ पर है, केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया देखना 2012 में। 29 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 29 दिसंबर को बायोडाइवर्सिटी डे, ये अलग से नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, जिसमें नमी ज़्यादा होती है जिस भूमि में, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन है मेंस में 2008 में, है ना। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं इससे, तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं, है ना। 2 फरवरी सन 1971 को एक सम्मेलन हुआ था ईरान में, 2 फरवरी पे था। ईरान का एक जगह पड़ेगी रामसर, रामसर वहाँ का एक नगर है, उसमें सम्मेलन था। तो उसमें ये कहा गया था कि जो नमयुक्त भूमि है उसका बचाव करना है संरक्षण के लिए, तभी से हम क्या मनाने लगे थे, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, वेटलैंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देखना, फिर से वही आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, किससे संबंधित है, किसका संरक्षण, नम भूमि का, आर्द्र भूमि का, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिस भूमि में नमी ज़्यादा है। तो ये किसमें, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखना क्वेश्चन इससे आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो अभी आपको बताया था कि IUCN, जो IUCN है ये रेड डाटा बुक जारी करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो नेचर पर यूपी टेट में क्वेश्चन आया है 2018 में, और विलुप्ति के करीब जो जीव होंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्ति के करीब जीव, जो जीव जंतु विलुप्त होने लगे या पेड़ पौधे भी। तो रेड डाटा बुक आपको बताया कि 2 पेज होते हैं इसमें, 2 तरह के, एक पिंक होंगे और एक कौन से, ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ तो क्या, पिंक, पिंक में हम कौन से लिखते हैं और ग्रीन में कौन से लिखते हैं।
पिंक क्या आएगा, जो विलुप्त होने के कगार पर है। जो पेड़ पौधे या जो वन्य जीव प्राणी 50 वर्षों से अपने मूल स्थान पर नहीं देखे गए, है ना, और जो 20 वर्षों से नहीं देखे गए वो संकटप्राय, इनको तो क्या कहेंगे, संकटप्राय, संकटप्राय प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधे की प्रजाति हो या उसकी। जैसे डायनासोर हैं तो डायनासोर आज की डेट में नहीं है, 50 से भी ज़्यादा है तो किस में आ जाएंगे, अगर 50 वर्षों से नहीं देखे गए उन्हें हम कहेंगे ये विलुप्त प्राणी, डिस्टिंक्ट एनिमल। और जो 20 वर्षों से नहीं देखे गए संकटकालीन, यानी कि इन पर संकट मंडराया है कि, और जिनकी संख्या बढ़ती जाती है वो ग्रीन पेज पे लिखे जाते हैं। कौन जारी करता है, IUCN, ये लिस्ट जारी करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं और आप इनको नोट करते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए। फिर भी अगर इसमें कोई समस्या आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हैं वो भी जैव विविधता पर ही आधारित हमने बनाई हैं, तो उनको अगर देखें तो काफ़ी आपको लाभ मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आएगा, नहीं तो बताइएगा आप। ओके, थैंक यू।